हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरे चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 260 यानी 260। तो चलिए देखते हैं अपने अगले प्रश्न। गौर करेंगे। प्रश्न है, इनमें से जो शब्द संचार का माध्यम नहीं है उसे चिन्हित कीजिए। क्या है प्रश्न? इनमें से जो शब्द संचार का माध्यम नहीं है उसे चिन्हित कीजिए। तो ऑप्शन डी रेडियो। रेडियो क्या है? शब्द संचार। शब्दों पर ध्यान दें, प्रश्न क्या कह रहे हैं? शब्द संचार का माध्यम नहीं है, वो क्या है? रेडियो। बाकी समाचार पत्र, पुस्तक, पत्र पत्रिकाएं, ये सभी क्या है? शब्द संचार के माध्यम है। ठीक है, ऑप्शन डी, जबकि रेडियो नहीं है। ऑप्शन डी सही उत्तर है। ठीक है, ध्यान देंगे। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। गौर करना दोस्तों, प्रश्न की व्याख्या है, संचार वह व्यवस्था है, ध्यान से सुनते जाना। संचार वह व्यवस्था है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपनी बात दूसरों तक पहुंचाता है। इसमें समाचार पत्र, पुस्तक, पत्र पत्रिका शामिल है। ठीक है, जबकि रेडियो क्या है? एक श्रव्य संचार का माध्यम है। ठीक है, तो ध्यान रखें, समाचार पत्र, पत्रिका, ठीक है, समाचार पत्र, पुस्तक, पत्र पत्रिका, ये सभी क्या है? ये सभी कैसे माध्यम है? ये सभी दृश्य माध्यम है। ठीक है, बात ध्यान रखें। बाकी रेडियो कैसा है? श्रव्य संचार का माध्यम है। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों, ऑप्शन डी सही उत्तर है इसका। अगला प्रश्न है, गौर करेंगे। संचार के दो प्रमुख रूपों मुद्रित माध्यम तथा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के विषय में जो कथन सत्य नहीं है उसे छांटिए। ठीक है, ये कह रहे हैं संचार के दो प्रमुख रूप। कौन कौन से हैं संचार के दो प्रमुख रूप? तो ध्यान रहे, मुद्रित माध्यम यानी प्रिंट मीडिया, दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ठीक है, मुद्रित यानी कि जो छपता है, ठीक है, अखबार, समाचार पत्र जिसे कहते हैं, पत्र पत्रिकाएं, पुस्तकें, ये क्या है? इसमें हम छपाई देखते हैं, तो ये मुद्रित माध्यम है। ठीक है, जो श्रव्य माध्यम भी होता है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, अब ये इलेक्ट्रॉनिक की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कैसा होता है? दृश्य श्रव्य भी हो सकता है और श्रव्य भी हो सकता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखें। देखते हैं इन दोनों के विषय में जो कथन सत्य नहीं है उसे छांटे। तो ऑप्शन डी सत्य नहीं है। क्या है ऑप्शन डी? गौर करें, ये दोनों माध्यम अंततः मानव जाति का विनाश करेंगे। ये दोनों माध्यम अंततः मानव जाति का विनाश करेंगे। कौन से? मुद्रित माध्यम तथा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। ये क्या है? कथन बिल्कुल गलत है। ठीक है, ध्यान देंगे। तो ऑप्शन डी सही है हमारा, क्योंकि नहीं वाला प्रश्न है। बाकी ऑप्शन देखें। ऑप्शन ए क्या कह रहा है? इन दोनों माध्यमों से संचार क्षेत्रों में अभूतपूर्व गति आई। ठीक है, बिल्कुल आई है दोस्तों। देख सकते हैं आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से हमने कितनी प्रगति की है, हमारी कंट्री ने, एजुकेशन का लेवल कितना बढ़ गया है। ठीक है, आजकल कह सकते हैं कि शिक्षा घर घर तक है, अगर आप समझे तो इस बात को। ठीक है, हम खुद भी मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं और आप तक चीज़ें पहुंचा रहे हैं। ठीक है, पहले हमें लाइब्रेरी जाना होता था या सिर्फ क्लास में ही अपने नोट्स अवेलेबल होते थे और टीचर को भी पूरी तरह से नहीं सुन पाते थे, तो आधा अधूरा ज्ञान एक तरह से हमारे सामने भी रहता था। ठीक है, अभी लेकिन यहाँ क्या है कि डेटा सेव कर सकते हैं हम। ठीक है, रिपीट करके देख सकते हैं, जितना चाहें उतनी बार हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, और कुछ भी हमें यहाँ से नुकसान की गुंजाइश नहीं है। ठीक है ना, तो बहुत प्रगति हुई है मेरे अकॉर्डिंग तो। ठीक है, अगर हम पॉजिटिव वे में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा, मतलब अगर हम इसका सही इस्तेमाल करें अपने इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का, जो भी डिवाइसेस है, तो वाकई में कह सकते हैं कि एक तरह की क्रांति है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं इस बात को। ठीक है, जो लोग भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। आज आप तक चीज़ें पहुंच रही है दोस्तों। हमारे समय में ये चीज़ें नहीं थी, हमें ये अभाव रहा। अगर उस समय हमारे लिए भी किसी ने किया होता तो शायद हम और भी अच्छा कर सकते थे। सही है कि नहीं? तो वही है कि अगर आपको चीज़ें मिल रही हैं तो आप उसका इस्तेमाल बिल्कुल 100% करें।
ठीक है, और बिल्कुल मन से पढ़े दोस्तों और ढंग से पढ़े, लापरवाही नहीं होनी चाहिए किसी भी हालत में, ठीक है, क्योंकि आप तक जो चीज़ें पहुंचाई जा रही है बहुत मेहनत से पहुंचाई जा रही है, ऐसे ही नहीं हो रही, ठीक है। तो ध्यान रखें इस बात को, ठीक। ध्यान दें ऑप्शन बी पर, क्या है ऑप्शन बी, मुद्रित माध्यम। मुद्रित माध्यम लगभग 500 वर्ष पूर्व प्रकाश में आया, यानी 500 साल पहले दोस्तों मुद्रित माध्यम यानी प्रिंट मीडिया हमारे सामने आया, जबकि इलेक्ट्रॉनिक मीडियम 20वीं शताब्दी की ही देन है। और 20वीं शताब्दी में आया क्या, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम, यानी कि 100 वर्ष पुराना ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है पुराना, जबकि मुद्रित माध्यम बहुत पहले 500 वर्ष पहले आया था, ठीक है। तो देखो कितनी तेजी से इसने अपना स्थान समाज में बना लिया, ठीक। ध्यान दे, और लोकप्रिय भी हुआ, ठीक है। ध्यान दे, वैज्ञानिकों की सूझबूझ से दोनों माध्यम अस्तित्व में आए हैं, और वैज्ञानिकों की सूझबूझ के चलते, ठीक है, ये दोनों ही माध्यम अस्तित्व में आए हैं। दोनों का अपना अपना बड़ा रोल है, ठीक है। तो अपने लेवल पर ना तो मुद्रित माध्यम ही कम है और ना ही प्रिंट मीडिया ही कम है, सॉरी, ना ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ही कम है, ठीक है। दोनों ही अपने आप में बेहतरीन है, ठीक है दोस्तों। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। क्या है, वे दोनों माध्यम अंततः मानव जाति का विनाश करेंगे। मानव जाति का विनाश कहाँ होगा, विनाश की अपेक्षा विकास होगा, ना कि विनाश होगा। हम चीज़ों से परिचित हो सकेंगे, ठीक है। तो ध्यान दें ऑप्शन डी सही उत्तर है। तो दोस्तों इसकी व्याख्या नहीं है, ठीक है, सिर्फ यही कह रहे हैं कि ऑप्शन डी कथन असत्य है, शेष कथन सत्य है, ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न, गौर करें। सूरदास जी को, ध्यान से सुनना, मिले जुले प्रश्न है तो आप पढ़ लें, आपका अच्छा हो जाएगा प्रश्न लेवल, ठीक है। तो ध्यान दें, सूरदास जी को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा है। तो सूरदास को जीवनोत्सव का कवि कहा है, ऑप्शन ए पंडित रामचंद्र शुक्ल जी ने। किसने, पंडित रामचंद्र शुक्ल जी ने, ठीक है। ध्यान रखें ऑप्शन ए सही उत्तर है। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या, गौर करेंगे दोस्तों। पंडित रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, क्या लिखा है, ध्यान से सुनेंगे। वृंदावन के उसी सुखमय जीवन के हास परिहास के बीच गोपियों के प्रेम का उदय होता है, ठीक है। वृंदावन के उसी सुखमय जीवन के हास परिहास के बीच गोपियों के प्रेम का उदय होता है। गोपियां कृष्ण, ध्यान से सुनेंगे, गोपियां कृष्ण के दिन दिन खेलते हुए सौंदर्य और मनोहर चेष्टाओं को देख मुग्ध होती चली जाती है, ठीक है। गोपियां कृष्ण के दिन दिन खेलते हुए सौंदर्य, खेलते नहीं सॉरी, जो दिनों दिन श्री कृष्ण जी का सौंदर्य खिल रहा है, ठीक है, और जो उनकी मनोहर चेष्टाएं हैं, ठीक है, वह खिल रही हैं, उन्हें देखकर गोपियां मुग्ध होती चली जाती हैं। और कृष्ण कौमार्य अवस्था, कौन सी अवस्था, कौमार्य अवस्था की स्वाभाविक चपलतावश उनसे छेड़छाड़ आरंभ करते हैं, ठीक है। कृष्ण कौमार्य अवस्था की स्वाभाविक चपलतावश उनसे छेड़छाड़ आरंभ करते हैं, ठीक है। ध्यान दें, हास परिहास और छेड़छाड़ के साथ साथ प्रेम व्यापार का अत्यंत स्वाभाविक आरंभ सूर ने दिखाया है, ठीक है। यानी कि सूरदास ने बहुत ही स्वाभाविक आरंभ दिखाया, किसका, हास परिहास का, छेड़छाड़ का और प्रेम व्यापार का, ठीक है। किसके बीच में, कृष्ण और गोपियों के बीच में, ठीक। किसी की रूप चर्चा, ध्यान से सुनना, किसी की रूप चर्चा सुन या अकस्मात किसी की एक झलक पाकर हाय हाय करते हुए इस प्रेम का आरंभ नहीं हुआ है। यानी कि ये जो कृष्ण और गोपियों का प्रेम है, ठीक है, यह केवल किसी की रूप चर्चा को सुनकर अचानक से या फिर किसी की अचानक से झलक पाकर हाय हाय करते हुए इस प्रेम की शुरुआत नहीं हुई है, ठीक है। नित्य, ध्यान से सुनने, आगे देखते हैं व्याख्या, गौर करेंगे। नित्य अपने बीच चलते फिरते हंसते बोलते वन में गाय चराते देखते देखते गोपियां कृष्ण में अनुरक्त होती हैं,
ठीक है, यानी कि नित्य यानी कि रोज अपने बीच चलते फिरते घूमते फिरते हंसते बोलते और वन में गाय चराते हुए जब गोपियाँ कृष्ण को देखती हैं तो उनके प्रेम में अनुरक्त हो जाती हैं और कृष्ण गोपियों में और कृष्ण किस में, गोपियों में। ठीक है, तो देखिए कि किस तरह का इनका प्रेम व्यापार चल रहा है। ठीक है, किसके बहाने से आते हैं गोपियों को देखने, वो एक तरह से गाय चराने के, एक खेलने के माध्यम से। ठीक है, खेलने के लिए गोपियां भी आती हैं किसी न किसी बहाने से और एक दूसरे को देखते हैं और एक दूसरे के प्रेम में अनुरक्त हो जाते हैं। इस प्रेम को ही हम क्या कहते हैं, जीवनोत्सव के रूप में पाते हैं। ठीक है, और ये उच्च कोटि का प्रेम होता है जिसमें किसी भी प्रकार की अश्लीलता नहीं है। ठीक है, केवल प्रेम है। ठीक है, और जो कि मनमोहक भी है। ठीक है, आजकल तो प्रेम की परिभाषा ही बदल चुकी है दोस्तों, चीज़ें बहुत ही अलग ढंग से हमारे सामने आ रही है, बहुत ही खराब बात है। ठीक है, तो ध्यान दें, गौर करें, तो हम इस प्रेम को जीवनोत्सव के रूप में पाते हैं। सहसा उठ खड़े हुए तूफान, ध्यान से सुनना, अचानक से उठ खड़े हुए तूफान या मानसिक विप्लव के रूप में नहीं देखते। किसे, इस प्रेम को। ठीक है, अचानक से यानी कोई तूफान हो या किसी मानसिक विप्लव के कारण यह प्रेम उत्पन्न हुआ हो, ऐसा हम नहीं देखते। ये नित्य है, रोज दिनों दिन के व्यापार से बढ़ रहा है। ठीक है, यानी कि हर दिन के हिसाब से। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है। ध्यान दें, जिसके अनेक प्रकार के प्रतिबंधों और विघ्न बाधाओं को पार करने की लंबी चौड़ी कथा खड़ी होती है। ठीक है, जिसके अनेक प्रकार के प्रतिबंधों और विघ्न बाधाओं को पार करने की लंबी चौड़ी कथा खड़ी होती है। अतः स्पष्ट है कि पंडित रामचंद्र शुक्ल जी ने, किसने, पंडित रामचंद्र शुक्ल जी ने सूरदास को जीवनोत्सव का कवि कहा है। किसका कवि कहा है, जीवनोत्सव का कवि कहा है सूरदास को। किसने, पंडित रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, बहुत ही अच्छी व्याख्या है। ठीक है, क्यों कहा है, हमने इस प्रश्न को व्याख्या के माध्यम से समझा। जीवनोत्सव का कवि क्यों कहा है, हमने इसीलिए ये व्याख्या पढ़ी है। तो आप इसे वीडियो को चाहे तो रिपीट करके देख लें। वैसे ये कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है कि आपको चीज़ें समझ में ना आए। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, गौर करेंगे, किसकी कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज हैं। तो देखो कितना बड़ा प्रश्न है, किसकी कविताएं स्वाधीन भारत, किसकी, स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज है। तो ऑप्शन सी, मुक्ति बोध की कविताएं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, मुक्ति बोध की कविताएं हैं जो स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज है। कैसे, देखते हैं व्याख्या। ऑप्शन सी सही उत्तर। गौर करें व्याख्या पर, क्रांतिकारी कवियों में निराला के बाद अगर किसी का स्थान आता है तो गजानन माधव मुक्तिबोध का स्थान आता है। ठीक है, गजानन माधव मुक्तिबोध की कविताएं स्वाधीन भारत की इस्पाती दस्तावेज कहलाती हैं। ठीक है, अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ये शब्द याद रखें, इस्पाती, स्वाधीन भारत की इस्पाती दस्तावेज। ठीक है, मुक्तिबोध की कविताएं। ध्यान दें, ये प्रगतिशील प्रयोगवादी कवि थे। कौन से, ये प्रगतिशील और प्रयोगवादी कवि थे। कौन, ये मुक्तिबोध जी। ठीक है, ध्यान दें, इनकी प्रथम कहानी क्या थी, खलील काका थी। खलील काका पहली कहानी थी किसकी, मुक्तिबोध की। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। ठीक है, मुक्तिबोध जिनकी कविताएं क्या कहलाती हैं, स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज कहलाती हैं। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, गौर करें, कविता करके तुलसी ने ना लसे। ध्यान से सुनना, कविता करके तुलसी ना लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। कविता लसी पा तुलसी की कला, यह प्रशंसा परक उक्ति किसने लिखी है। ठीक है, तो ऑप्शन बी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी ने। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी ने पंक्ति लिखी है, कविता करके तुलसी ना लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, नाम याद रखें, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत, ऑप्शन बी। ठीक है, सही उत्तर है।
तो गौर करें व्याख्या पर, ध्यान दें दोस्तों। उपर्युक्त उक्ति तुलसीदास जी की प्रशंसा में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी ने लिखी है। ठीक है, वही बात है जो मैंने आपको बताई। ऑप्शन बी सही उत्तर है। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। किसकी पंक्ति है ये? ऑप्शन ए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी की रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट भी है। तो हरिओद की पंक्तियां हैं ये। अगला प्रश्न है, गौर करेंगे दोस्तों। इतना सुन के पात शाही जी श्री अकबर शाही जी आद शेर सोना नरहर दास चारण को दिया। क्या है? इतना सुन के पात शाही जी श्री अकबर शाही जी आद शेर सोना यानी आधा शेर, ठीक, सोना नरहर दास चारण को दिया। इनके 1.5 शेर सोना हो गया। और कितना हो गया ये? आध शेर से बढ़कर 1.5 शेर सोना हो गया। रास बचना पूरन भया, रास बचना बंचना, ठीक है, पूरन भया। तो आम खास बरखास हुआ, आम खास बरखास हुआ। इन पंक्तियों का संबंध किससे है? तो ध्यान रहे ऑप्शन बी, चंद छंद वर्णन की महिमा। चंद छंद वर्णन की महिमा से ली गई पंक्तियां हैं। इतना सुन के पात शाही जी श्री अकबर शाही जी आद शेर सोना नरहर दास चारण को दिया। ठीक है, चंद छंद वर्णन की महिमा से ली गई पंक्तियां हैं। गौर करेंगे दोस्तों व्याख्या पर। खड़ी बोली, ध्यान दें, खड़ी बोली में गद्य की पहली पुस्तक अकबर के समकालीन कवि गंग लिखित चंद छंद वर्णन की महिमा है। तो चंद छंद वर्णन की महिमा किसकी पुस्तक है? ये गंग कवि की पुस्तक है। और गंग कवि किसके समकालीन कवि थे? तो ध्यान रहे अकबर के समकालीन कवि थे। और यह खड़ी बोली में गद्य की पहली पुस्तक मानी जाती है। गद्य में, ध्यान से सुने, गद्य पद्य आपने सुना होगा। तो गद्य की पहली पुस्तक यानी खड़ी बोली में गद्य की पहली पुस्तक मानी जाती है गंग कवि की पुस्तक। कौन सी? चंद छंद वर्णन की महिमा। ठीक, उपर्युक्त पंक्तियां इसी कृति से ली गई हैं। तो ये प्रश्न की व्याख्या थी, ध्यान रखें। देखते हैं अगला प्रश्न। गौर करेंगे दोस्तों, पाली भाषा की समय सीमा क्या मानी जाती है? तो पाली भाषा की समय सीमा मानी जाती है ऑप्शन बी 500 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी ईस्वी तक। 500 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व तक। ठीक है, पाली भाषा की समय सीमा मानी जाती है। और पाली किसकी भाषा थी? बौद्धों की भाषा थी। ठीक है, ये बात ध्यान रखें। क्रम अगर आपको याद हो तो सबसे पहले संस्कृत, ठीक है, संस्कृत, फिर पाली, संस्कृत, प्राकृत, पाली, हिंदी, कुछ इस तरह का क्रम है दोस्तों। मैं अभी थोड़ा सा भूल रही हूँ। ठीक है, तो आपको ये क्रम आपने मेरे पिछले वीडियो देखे होंगे तो उसमें होगा। ठीक है, बाकी देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। तो ऑप्शन बी सही है। अच्छा, ऐसे है संस्कृत, पाली, प्राकृत, ठीक है, फिर अपभ्रंश, ये ऐसे रहेगा, फिर हिंदी, ये क्रम है जहाँ तक है। ठीक है, तो ध्यान रखें, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। पाली किसकी थी? बौद्धों की भाषा थी। ठीक है, और प्राकृत किसकी थी? जैनों की भाषा थी। ठीक है, ये बात आप याद रखें। संस्कृत में कौन कौन सी? वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, ये आती हैं। ठीक है, फिर अपभ्रंश और फिर हिंदी। अपभ्रंश से हिंदी के बीच जो संक्रांति काल था उसे अवहट भाषा का काल भी कहते हैं। यह बात ध्यान रखें। ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर है। 500 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी ईस्वी तक पाली भाषा की समय सीमा मानी जाती है। ठीक है, गौर करेंगे दोस्तों, ध्यान दें, प्राकृत का प्रारंभिक रूप पाली कहलाया। क्या कहलाया? पाली कहलाया। दूसरा रूप साहित्यिक प्राकृत कहलाया तथा तीसरा रूप अपभ्रंश कहलाया। यानी कि प्राकृत को अगर हम 3 रूपों में बांटें, ठीक है, प्राकृत भाषा को 3 रूपों में बांटें तो इसका पहला रूप था पाली, दूसरा था साहित्यिक प्राकृत, तीसरा था अपभ्रंश। ठीक है,
यद्यपि प्राकृत भी अपने शब्द संसार को भरने के लिए संस्कृत का आश्रय ही लेती रही। ठीक है, यानी कि सबसे पहले संस्कृत थी तो उस संस्कृत के आश्रय में तो रहेंगी ही अन्य भाषाएं। ठीक है, तो इसी तरह अपने शब्द संसार को भरने यानी कि अपना शब्द संसार बढ़ाने के लिए एक तरह से प्राकृत भाषा जो थी वह संस्कृत का ही आश्रय लेती रही, तथापि उसमें एक प्रकार की प्रकृति जन्य सहजता तथा सरलता छाई रही। ठीक है, तो प्राकृत कैसी भाषा रही? सहज और सरल भाषा रही, अतः वह जनसाधारण, ध्यान से सुने, जनसाधारण के अति निकट रही। उसका रूप निरंतर परिवर्तित होता रहा। ठीक है, कोई भी भाषा है दोस्तों, ठीक है, तो वह बदलती रहती है, भाषा परिवर्तनशील है। ठीक है, कभी भी एक जैसी नहीं रहती। ठीक है, तो परिस्थितियों के अनुकूल भाषाएं बदलती रहती हैं। ठीक है, ध्यान दें, ये वही कह रहे हैं कि अतः वह जनसाधारण के अति निकट रही तथा उसका रूप निरंतर परिवर्तित होता रहा। प्राकृत का, ध्यान से सुने, प्राकृत का काल विभाजन इस प्रकार किया जाता है। कैसे? अब ध्यान दें प्राकृत के काल विभाजन पर गौर करेंगे दोस्तों। तो गौर करेंगे दोस्तों, सबसे पहले काल विभाजन देखते हैं। ठीक है, प्राकृत का, तो ध्यान दें, गौर करेंगे, प्राकृत का काल विभाजन है का, क्या है? का ऑप्शन। सबसे पहले देखें प्रथम प्राकृत काल, अगर हम देखें तो जिसे हम पाली काल भी कहते हैं, प्रथम प्राकृत काल को पाली काल भी कहते हैं। इसका समय ईस्वी पूर्व 500 से पहली ईस्वी तक, ईसा पूर्व 500 से पहली ईस्वी तक। ठीक है, 500 ईसा पूर्व ऐसे भी पढ़ सकते हो इसे। ठीक, दूसरा प्राकृत काल जिसे हम साहित्यिक काल कहते हैं, इसका समय है 1 ईस्वी, पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक। कब? पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक। ठीक, इसके बाद है दोस्तों अपभ्रंश काल। अपभ्रंश काल क्या रहेगा? जिसे हम तृतीय प्राकृत काल भी कहते हैं, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। कितना? 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। फिर है बौद्ध काल। बौद्ध काल में संस्कृत की अपेक्षा प्राकृत को महत्वपूर्ण पद प्राप्त हुआ है। ठीक है, बौद्ध काल में संस्कृत की अपेक्षा प्राकृत भाषा को महत्वपूर्ण पद मिला है और बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथों यानी धम्म पद। अब ये धम्म का क्या अर्थ है? तो ये जो आधा माह और पूरा माह धम्म में लिखा है, ये प्राकृत भाषा में ऐसे ही लिखा जाता था। जो रेफ रा होता है जो ऊपर लगता है उसको आधे उसमें कन्वर्ट कर देते थे, तो ये धर्म है, धर्म का धम्म कर दिया गया है। ठीक है, ऐसे ही बना है धम्म पद। फिर है जातकों तथा कथा साहित्य की रचना पाली नामक प्राकृत में ही हुई है। ठीक है, पाली नामक प्राकृत में ही हुई है, तो प्राकृत भाषा के ही एक तरह से रूप हैं। ठीक है, ये सभी संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, फिर हिंदी। ठीक है, ऐसे ही। तो एक बार दोस्तों यहाँ थोड़ा सा मुझे बस डाउट है क्योंकि काफ़ी टाइम बाद कर रही हूँ मैं भी चीज़ें। ठीक है, तो आप एक बार इसका भाषा का क्रम जरूर देख लेना। जहाँ तक है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी ही है। फिर भी मैं कहूँगी आपका प्रश्न गलत ना हो, इसलिए आप एक बार अपनी पुस्तकों में कंफर्म कर ले इसको। ठीक है दोस्तों, तो ये थी प्रश्न की व्याख्या। अगला प्रश्न है, गौर करें, कर्म के बिना, ध्यान से सुनना, कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा और भक्ति के बिना हृदय विहीन क्या निष्प्राण रहता है? ठीक है, एक बार फिर से सुने। यह प्रश्न पूछ रहे हैं कि इन पंक्तियों में वह शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो वह शब्द प्रयुक्त हुआ है किसके लिए? ऑप्शन ए के लिए, धर्म के लिए। ठीक है, तो अब हम धर्म शब्द लगाकर देखेंगे पंक्ति में। ध्यान दें, कर्म के बिना, किसके? कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा और भक्ति के बिना हृदय विहीन धर्म निष्प्राण रहता है। ठीक है, तो ये बनेगा ऐसे वाक्य। ठीक, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, यहाँ धर्म की बात हो रही है। ठीक है, ऑप्शन ए सही उत्तर है। देखते हैं व्याख्या।
गौर करेंगे दोस्तों, प्रस्तुत गद्यांश लोक जागरण और हिंदी साहित्य से लिया गया है, जिसका संपादन रामविलास शर्मा ने किया है। ठीक है, जो ये गद्यांश अभी हमने पढ़ा, ठीक है, ये किससे लिया गया है? तो लोक जागरण और हिंदी साहित्य, ये एक रचना है, ठीक है, जिसका संपादन किसने किया है? रामविलास शर्मा ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसमें उल्लिखित है, क्या उल्लिखित है? ध्यान दें, धर्म का प्रवाह। अब जो है वाक्य ध्यान से सुनना दोस्तों, ये सही है, बिल्कुल सही। क्या है? धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति, इन 3 धाराओं से चलता रहता है। ठीक है, धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति, इन 3 धाराओं से चलता है। इन 3 के सामंजस्य से धर्म अपनी पूर्ण सजीव दशा में रहता है। यानी कि तीनों के सामंजस्य से क्या होता है? जो धर्म है वह अपनी पूर्ण सजीव दशा में रहता है, किसी एक के भी अभाव से वह विकलांग रहता है। अगर इन तीनों में से क्या? कर्म, ज्ञान और भक्ति, इन तीनों में से अगर एक भी मौजूद नहीं है तो वह विकलांग की तरह रहता है। ठीक है, कौन? धर्म। ठीक, कर्म के बिना, ध्यान से सुनना, कर्म के बिना लूला लंगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा और भक्ति के बिना हृदय विहीन क्या? निष्प्राण रहता है। ये पूरा वाक्य है। ठीक है, तो जो मैं ये समझ रही थी कि क्या की जगह धर्म आएगा, दोस्तों ऐसे नहीं होगा। ये पूरा वाक्य आपके सामने है, स्क्रीनशॉट ले लें, एक बार इसको आराम से पढ़ लें। ठीक है, ताकि आपको पूरा वाक्य समझ में आ जाए। एक बार मैं फिर से पढ़ देती हूँ, तो ध्यान दें, पहले अंतिम लाइन देख लें। अतः स्पष्ट है कि इस गद्यांश में वह जो है धर्म के लिए प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखें, एक बार फिर से सुने इस पूरे वाक्य को। गौर करेंगे दोस्तों, प्रस्तुत गद्यांश लोक जागरण और हिंदी साहित्य से लिया गया है, जिसका संपादन रामविलास शर्मा ने किया है। इसमें उल्लिखित है, क्या है? धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान, भक्ति, इन 3 धाराओं में चलता है। इन तीनों के सामंजस्य से धर्म अपनी पूर्ण सजीव दशा में रहता है, किसी एक के भी अभाव से वह विकलांग रहता है। ठीक है, कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा, ज्ञान के बिना वह अंधा और भक्ति के बिना वह हृदय विहीन। ठीक है, क्या? ध्यान से सुने, भक्ति के बिना हृदय विहीन क्या? निष्प्राण रहता है। ठीक है, तो ध्यान रखें, अतः स्पष्ट है कि इस गद्यांश में वह धर्म के लिए प्रयुक्त हो रहा है। ठीक है, गौर करेंगे दोस्तों, ध्यान दें, निम्नलिखित में धीरोदात्त नायक कौन है? तो धीरोदात्त नायक है ऑप्शन डी, भीमसेन। भीमसेन धीरोदात्त नायक है, धीरोदत्त नायक है। ठीक है, धीरोदत्त, ध्यान रखेंगे, भीमसेन। ठीक है, ऑप्शन डी सही उत्तर। गौर करेंगे व्याख्या पर। भारतीय काव्य शास्त्र के अनुसार नायक के 4 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से 4 भेद देखते हैं। सबसे पहला भेद है धीरोदात्त, यानी धीरोदात्त नायक वह नायक है, ध्यान से सुनना, यह शोक, क्रोध आदि से अविचलित, अत्यंत गंभीर, क्षमावान, आत्मश्लाघ्या, ठीक है, ना करने वाला, अहंकार शून्य तथा दृढ़ व्रत होता है, जैसे राम, युधिष्ठिर आदि। धीरोदात्त नायक कौन है? जो शोक, क्रोध आदि से अविचलित, अत्यंत गंभीर, यानी कि शोक और क्रोध से अविचलित नहीं होता, यानी कि विचलित नहीं होता। ठीक है, अत्यंत गंभीर होता है, क्षमावान होता है, दूसरों को क्षमा करने वाला होता है, आत्मश्लाघ्या होता है, ठीक है, आत्मश्लाघ्या ना करने वाला, और अहंकार शून्य, यानी कि अहंकार नहीं होता इस नायक में। ठीक है, अब देख लें, अपने ऊपर ये गुण अप्लाई करके देखें, आपको सारे नायक पता चल जाएंगे। ठीक है, और दृढ़ व्रत होता है, जैसे राम, युधिष्ठिर आदि। अगला है ऑप्शन 2, ये क्या है? धीर ललित। अब ये नायक कौन होते हैं? ध्यान दें, यह बड़े कोमल स्वभाव वाले होते हैं, कलाविद होते हैं, सुखान्वेषी होते हैं, सुख का अन्वेषण करने वाले। फिर है, जैसा कि शब्द से पता चल रहा है, धीर ललित, यानी कि
स्वभाव वाले कोमल स्वभाव होता है, कलाविद होते हैं, सुख का अन्वेषण करने वाले सुखान्वेषी, फिर भोग विलास तथा सुखद ललित क्रीड़ाओं में लगे रहने वाले नायक होते हैं, जैसे दुष्यंत, अहमद शाह रंगीला आदि। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दुष्यंत और अहमद शाह रंगीला कैसे नायक थे, धीर ललित नायक। फिर तीसरे हैं, देखते हैं क्या है, गौर करेंगे दोस्तों। तीसरे नायक हैं धीर प्रशांत। यह शांत स्वभाव वाले परंतु क्षत्रिय नहीं होता। धीर प्रशांत ये कैसा होता है नायक, यह शांत स्वभाव वाला होता है लेकिन क्षत्रिय नहीं होता। ठीक है, ऐसा नायक अधिकतर ब्राह्मण या वैश्य होता है। क्या होता है, ब्राह्मण या वैश्य। ठीक है, ब्राह्मण वैश्य कैसे होते हैं, शांत स्वभाव वाले होते हैं और क्षत्रिय नहीं होते। ठीक है, जैसे गौतम। ठीक है, जैसे गौतम, ठीक, आदि। तो ध्यान दें। फिर है चौथा नायक क्या है, धीरोदत्त। ठीक है, धीरोदत्त यानी यह मायावी होते हैं, आत्म प्रशंसा सुनने वाले होते हैं, प्रचंड स्वभाव वाले होते हैं, धोखेबाज होते हैं और चपल अहंकार, धोखेबाज और चपल होते हैं, अहंकार तथा दर्प से भरे रहते हैं, जैसे परशुराम, भीम, मेघनाद, रावण, ये सभी कैसे थे, धीरोदत्त नायक थे। ठीक है, मायावी, आत्म प्रशंसा सुनने वाले, प्रचंड स्वभाव, धोखेबाज और चपल, अहंकार तथा दर्प से भरे रहते हैं, धीरोदत्त नायक। उदाहरण है परशुराम, भीम, मेघनाद, रावण आदि। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, चारों की चारों नायक आपके सामने हैं। ठीक है, तो आप चाहे तो वीडियो को रिपीट करके देख लेना। ठीक है, तो दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो यही समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।